हेलो, हाय, नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। हाय, आई एम सरोजिन दास। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड 6 का चैप्टर नंबर 6 उजाले की ओर। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरोजिन दास एजुकेशनल एकेडमी। तो फर्स्ट हम देखेंगे अधिगम बिंदु। अधिगम बिंदु में क्या क्या है। अधिगम बिंदु में आपका दिया गया है गांव और शहरों के बुनियादी ढांचों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, गांव और शहर में अंतर समझना, भारतीय गांव के बदलते स्वरूप के बारे में जानना, ऊर्जा के परंपरागत एवं वैकल्पिक स्रोत के बारे में जानना। ठीक है, देन यही सब हम यही चैप्टर में सीखेंगे और जानने को पाएंगे। तो हमें यहाँ पर एक दिया गया है, आइए विचार करें। तो यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, देखो ये वाला और ये वाला और ये वाला, ठीक है। और बोला गया है हमें ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान पूर्वक देखिए। तीनों चित्रों में क्या है, तो एक गांव का चित्र है, ये वाला गांव का है, ये वाला शहर का है, और तीसरा ये वाला जो है ये वाला ऊर्जा के स्रोतों के जगमगाता हुआ शहर का दृश्य है। तो तीनों चित्र में क्या अंतर है, तीनों चित्र में यही अंतर है, क्योंकि ये गांव का चित्र है, ये शहर का, और ये सौर ऊर्जा या फिर ऊर्जा के स्रोतों में जगमगाता हुआ शहर है। देन आप कहाँ रहना चाहेंगे और क्यों रहना चाहेंगे। हम तो गांव में रहना चाहेंगे, क्योंकि गांव से अच्छा और कोई भी नहीं होता है। शहर में हो या ऊर्जा हुआ जगमगाता हुआ शहर हो, कुछ भी हो, हम तो गांव में रहना पसंद ही करेंगे। क्योंकि गांव की जो खुशबू होती है, गांव की जो हवाएं होती है, जो प्राकृतिक हवा होती है, वो शहर में नहीं मिलती आपको। जरा सोचिए, ऐसी किन्हीं चार चीज़ों के बारे में बताइए जो गांव में है मगर शहरों में नहीं है। तो ये सभी आप लोग होमवर्क है आप लोगों के लिए, या आप लोग खुद ही करना, ठीक है। तो अब देखते हैं पाठ के बारे में। प्रस्तुत पाठ में भारत के गांव के बदलते स्वरूप के बारे में बताया गया है। भारत को गांव का देश कहा जाता है। भारत की लगभग 75 से 80% जनता गांव में रहती है। शहरों में बढ़ती भीड़ के कारण गांव को आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक है, जहां बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ रोजगार के अवसर भी पैदा किए जाए। पाठ में पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के साथ साथ वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का भी जिक्र किया गया है। घुमावदार पहाड़ी रास्तों से होती हुई बस तेजी से आगे बढ़ रही थी। पहाड़ी ड्राइवर बड़ी ही कुशलता और सावधानी से बस चला रहा था। बस के अधिकांश यात्री सोए हुए थे। अर्जुन, आर्या और सिद्धार्थ एक ही सीट पर बैठे हुए थे। पीछे की सीट पर उनके मम्मी और पापा थे, ठीक है। तो तीनों बच्चों ने क्या किया ना, मुंह फुलाया हुआ था, गुस्से में थे, नाराज थे। क्यों थे, चले जानते हैं। छुट्टियों में गांव जाने का नाम सुनते ही तीनों नाक वो सिकोड़ने लगते थे। यानी कि उनको गांव पसंद नहीं था, सीधी सी बात है, वो गांव जानना ही नहीं चाहते थे। तो मगर इस बार उन्हें मन मारकर थका हुआ मारकर गांव जाना पड़ रहा था। क्यों, क्योंकि वो मजबूर थे, क्योंकि उनके दादाजी जो थे वो बीमार थे। वे बच्चों को देखना चाहते थे। बच्चे चाहते थे कि दादाजी को ही गांव से बुला लिया जाए और शहर में उनका बेहतर इलाज कराया जाए। मगर चाचा जी ने फोन पर बताया कि दादाजी का इलाज यहाँ गांव में बहुत ठीक ठाक से हो रहा है। तो इसके अलावा गांव की आओ हवा भी उनकी सेहत के लिए अच्छी है। अर्जुन जो तीनों में सबसे बड़ा था, बुदबुदाया हो गया सारी छुट्टियों का सत्यानाश। बुदबुदाया यानी कि वो अपने मन में जैसे गुनगुन होता है, वो उसी तरह बुदबुदाया कि सारी छुट्टियों का हो गया अब सत्यानाश, नष्ट विनष्ट हो गया। आर्या ने उसके सुर में सुर मिलाया, मतलब वो जो बोला उसमें ताल में ताल मिलाया। और नहीं तो क्या, पूरी छुट्टियां गोबर की बदबू सूंघते ही अब बीतेगी। सिद्धार्थ वाला कैसे पीछे रहता बोला बोला मुझे तो लालटेन की रोशनी में कुछ सोचता ही नहीं है। पता है ना पिछली बार मैं नाले में कैसे गिर गया था। उसकी बात सुनकर अर्जुन और आर्या दोनों हंसने लगे। आर्या बोली मगर मुझे तो अंधेरे के भूत ने धक्का दे दिया था ना। दोनों भाई बहन मिलकर सिद्धार्थ को चिढ़ाने लगे। तभी पापा की आवाज आई, शोर मत मचाओ, लोग सो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर बस पे बैठे तीनों भाई बहन ऐसे ही कर रहे थे बातें। शाम का धुंधलापन गहरा आने लगा था। गहराती रात के साथ पहाड़ों पर रोशनी टिमटिमाने लगी थी। गांव समीप आ चुका था। बस स्टॉप पर बस रुकी तो सिद्धार्थ खिड़की से बाहर देखने लगा।
अर्जुन भैया, जरा बाहर तो देखो, क्या ये हमारे गांव का बस स्टॉप है? अर्जुन ने बाहर देखकर असमंजस में कहा। लगता तो वैसा ही है। सच में गांव की सूरत काफी बदल गई थी। पक्के मकानों और दुकानों पर बड़े बड़े बोर्डों की संख्या अब बढ़ गई थी। बस स्टॉप के पास ही गांव का चौपाल दुधिया बल्बों के रोशनी में नहाया हुआ था। आर्या की नजर चौपाल के पास की दुकान पर गई। भैया देखो, यहाँ अब लाई के लड्डुओं की जगह पिज्जा बर्गर की दुकान खुल गई है। यह सुनकर सिद्धार्थ और अर्जुन के चेहरे खिल गए। बस के रुकते ही पापा खड़े होकर बोले, अच्छा बातें बाद में, अपना अपना बैग लेकर उतरो। देखना कोई सामान जैसे छूट ना जाए, यानी कि रह ना जाए बस में। यह कहकर वह कंडक्टर के साथ बीप प्रेस उतारने के लिए नीचे उतर गए। जोरावर चाचा अपनी जीप लेकर बस स्टॉप पर पहले से खड़े थे। उनके जो चाचा थे, ठीक है, शायद पापा ने उन्हें फोन कर दिया था पहले से, इसलिए वो आ गए थे। बच्चों ने बस से उतरकर चाचा के पैर छुए, उनको प्रणाम किए और अपना सामान जीप में रख दिया। रास्ता थोड़ा लंबा हो जाएगा, पापा ने पूछा। सॉरी, छोड़ दी मैंने। सबके बैठने पर चाचा ने जीप का इंजन शुरू करते हुए पापा से कहा, भैया हमें गांव के बाहर से जाना पड़ेगा, रास्ता थोड़ा लंबा हो जाएगा। पापा ने पूछा, क्यों छोटे, गांव में सब ठीक है ना, क्यों हम गांव के बाहर रास्ते से जाएं, गांव के रास्ते से क्यों नहीं जा सकते? तो चाचा बोले, हाँ भैया सब कुछ ठीक है, लेकिन गांव के भीतर एक सरकारी अनाज गोदाम बन रहा है, इसी कारण वहां जाम लग जाता है। इसीलिए चाचा ने बोले कि हम गांव के बाहर से रास्ते से गांव जाएंगे। तो चाचा की बात सुनकर पापा हुंकारी भरकर चुप हो गए। तीनों बच्चे गांव के बदले हुए रूप को चुपचाप देख रहे थे। चाचा ने हंसकर कहा, अरे भाई क्या बात है, इतनी चुपी क्यों? अर्जुन धीरे से बोला, चाचा क्या यह अपनी ही गांव है? यह तो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रहा है। चाचा जोर से हंसे, अर्जुन बेटा ये हमारे बाबा परबाबा का ही गांव है, हम बदले तो हमारा गांव भी बदल गया। मगर चाचा, अर्जुन कुछ बोलता इससे पहले पापा बोल उठे, बेटा अब गांव वैसा नहीं रहा जैसा मैंने छोड़ा था। उनकी आवाज में थोड़ी उदासी थी। चाचा ने माहौल को हल्का बनाए रखने के लिए कहा, बच्चों अब हमारे गांव में हर घर में बिजली पहुंच गई है। गांव की सड़कें गलियों में भी सरकार ने स्ट्रीट लाइटें लगा दी हैं। बिजली आ जाने से कई फायदे हुए हैं। पहले हाथ की चक्की से अनाज पीसा जाता था, अब गांव में जगह जगह पर बिजली से चलने वाली चक्की और मिलें खुले गई हैं। अब तेल भी बैलों की जगह मशीन से निकाला जाता है। कुछ लोगों ने रुई धुनने की मशीनें भी लगा ली है। अब तो हर काम गांव में ही हो जाता है। बच्चे बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। चाचा ने बच्चों से सवाल किया, बच्चों तुमने सौर ऊर्जा का नाम तो सुना ही होगा? हाँ हाँ मैंने पढ़ा है। सौर ऊर्जा और सोलर कुकर के बारे में? आर्या ने झट से कहा। अच्छा तो बताओ सौर ऊर्जा क्या है? चाचा ने पूछा। आर्या इस प्रश्न के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए चुप ही रही। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ सौर ऊर्जा का मतलब क्या है। सौर ऊर्जा का मतलब है सूरज की गर्मी से शक्ति पैदा करना। गांव में अब खाना बनाने, पानी गर्म करने, बिजली जलाने आदि के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। बिजली बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं। इसे रोकने के लिए सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने का तरीका खोजा गया। इनमें बिना बिजली के तार लगाए उजाला हो जाता है। वह कैसे? सिद्धार्थ ने उत्सुकता से पूछा। तो खंबे में 20 वाट क्षमता की एक प्रकाश नलिका रहती है, जिसके पास सोलर पैनल लगा रहता है। वह सोलर पैनल सूर्य की रोशनी को इकट्ठा कर उसे बिजली में बदल देता है। खंबे में लगी बैटरी चार्ज हो जाती है। रात होते ही गांव की सड़कें, गलियां जगमगा उठती है। अच्छा चाचा, बरसात के दिनों में जब सूरज दिखाई नहीं देता है तब तो ये बैटरी चार्ज नहीं होती होगी? अर्जुन ने जिज्ञासा जाहिर की। तो बरसात के दिनों में जब सूरज नहीं निकलता है तब भी लगातार 3 रातों तक रोशनी रह सकती है। अब तो नलकूप भी सौर ऊर्जा से चलने लगे हैं, चाचा ने कहा। चाचा तब तो अन्नू आंटी इलेक्ट्रिक स्टोव पर भी खाना बना सकती है? आर्या ने पूछा। बिल्कुल सही कहा तुमने, तुम्हारी आंटी इलेक्ट्रिक स्टोव पर भी खाना बनाती है और गैस पर भी, चाचा ने हंसकर कहा। क्या अब गांव में चाचा उनकी हंसी की परवाह किए बिना बोले, गांव में जिनके पास 5-6 गाय भैंस है
भैंसे हैं वे गोबर को इकट्ठा करके टंकी में डाल देते हैं। उसमें जो गैस निकलती है उसमें चूल्हा भी जलता है, रोशनी भी मिलती है और गांव में गंदगी भी नहीं होती। और हाँ, सनने के बाद गोबर का कुछ खाद खेतों में खाद का भी काम करता है, जिससे हमारे फसलें बहुत अच्छी होती है। गांव में इतने सारे बदलाव देखकर बच्चों की मम्मी भी हैरान थी। उन्होंने कहा, भैया गांव की सड़कें भी अब पहले से अधिक चौड़ी लग रही है। चाचा ने उत्तर दिया, हाँ भाभी, इस क्षेत्र के सभी गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए सड़कें चौड़ी की जा रही है। यह काम बड़ी तेजी से हो रहा है। अब तो अन्नू ने भी स्कूटी ले ली है। वो स्कूटी से ही आंगनबाड़ी जाती है। मम्मी ने आश्चर्य से पूछा, अनु नौकरी कब से करने लगी? चाचा ने कहा, भाभी अनु ग्राम पंचायत द्वारा चलाए जा रहे आंगनबाड़ी में प्रशिक्षण ले रही है। कुछ ही दिनों में उसे स्थायी नौकरी भी मिल जाएगी। गांव के लोग नौकरी के लिए शहर न जाए, इसलिए सरकार ने गांव के लोगों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और महिलाओं और लड़कियों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं। गांव में प्राथमिक विद्यालय तो पहले से ही था, अब उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भी खुल गया है। सरकार गांव से 10 किलोमीटर दूर एक कॉलेज भी बनवा रही है। अर्जुन ने पूछा, तब चाचा अनु चाची नौकरी करने जाती है तो सौम्या और सिप्रा को कौन संभालता है? तो चाचा ने बताया, तुम्हारी दोनों बहनें अब स्कूल जाने लगी है, छोटे बच्चे नहीं है, फिर दादी तो है ही घर पर, अनु भी दोपहर तक आ जाती है। यह कहकर चाचा ने जीप दालान के सामने रोक दिए। फिर क्या हुआ? पक्का दालान, पेड़ पौधों से घिरा खिला हवादार घर घर के पीछे सब्जियों की क्यारियां और पास ही छप्पर में 2 गायें और उनके बछड़ों को देखकर बच्चों को शहर का अपना फ्लैट फीका लगने लगा। तभी अंदर से सौम्या और सिप्रा भागते हुए आई और उनसे लिपटते हुए मीठी शिकायत के स्वर में बोली, भैया दीदी, इतने दिनों बाद याद आई अपने घर की। अर्जुन, आर्या और सिद्धार्थ अपनी छोटी बहनों का अपनापन देखकर गांव शहर का जो सारा अंतर था वो भूल गए। बच्चों के चेहरे पर खुशी देखकर पापा मम्मी ने संतोष की यानी खुशी की सांस ली। ठीक है, बहुत अच्छी कहानी है ना। गांव और शहर में कोई भी अब अंतर नहीं है, ये दर्शाने के लिए। तो चलिए अब देखते हैं कठिन शब्द के अर्थ। अधिकांश यानी कि अधिकतर, मुंह फुलाना, रूठना, नाक वो सिकोड़ना, अप्रसन्नता प्रकट करना, मन मारना, अपनी इच्छा दबाकर कोई काम करना, आव हवा पानी, जलवायु, सेहत, स्वास्थ्य, बुदबुदाना, धीरे धीरे या अस्पष्ट बोलना, सुर में लाना, हाँ में हाँ मिलाना या बात का समर्थन करना, असमंजस, दुविधा यानी कि संदेह में पड़ना, चौपाल, गांव में वह स्थान जहां लोग एकत्र होकर बातचीत या मनोरंजन करते हैं, चेहरा खिल जाना, खुश हो जाना, हुंकारी भरना या हामी भरना, प्रशिक्षण, कौशल सिखाना, स्थायी, निर्धारित समय तक चलते रहने वाला, फीका लगना, कमतर या हल्का प्रतीत होना। रोचक तथ्य क्या है? क्या आप जानते हैं कि भारत का आखिरी गांव कौन सा है? भारत के आखिरी गांव माना जाता है उत्तराखंड के चमोली जिले के माणा गांव को। कौन से गांव? माणा गांव ही हमारा आखिरी गांव है। यह गांव चीन की सीमा से लगा है। इस गांव में अधिकतर रंडपा जाति के लोग रहते हैं। यहाँ केवल 60 घर है जो लकड़ी के बने हैं। ठीक है, यह आखिरी गांव है जो उत्तराखंड के चमोली जिले में है, जिसका नाम है माणा। दिन श्रुत लेख सुनकर लिखना है। मैं बोलूंगी और आप लोगों को सुनना है और लिखना है, इसका मतलब यही है। तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। रखती हूँ। जय जगन्नाथ।